जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो आजकल साहब हम एक सीरीज बना रहे हैं मुख्तार अंसारी पे कि कैसे एक गुंडा, एक बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करने वाला एक लड़का कैसे गुंडा माफिया बन गया और माफिया बनने के बाद किस प्रकार वो यूपी नहीं पूरी नॉर्थ इंडिया में एक वर्ग विशेष, एक बहुत ही सो कॉल्ड पीसफुल कम्युनिटी या यूं कह दीजिए पीसफुल छोटे छोटे पीसफुल कम्युनिटी का ब्रांड एम्बेसडर बन गया। नॉट ओनली ब्रांड एम्बेसडर बन गया, वो उस कम्युनिटी का मतलब हीरो बन गया। वो कम्युनिटी, एक समय ऐसा आया कि वो कम्युनिटी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपनी कौम का हीरो नहीं मानती थी, बल्कि उसको तो बल्कि कौम का गद्दार कहा जाता था। पर मुख्तार अंसारी को कौम का हीरो माना जाता था, उसको कौम का सेवियर, रक्षक माना जाने लग गया था। और ये सब देखिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 1990 के आसपास मुख्तार अंसारी ने अपना करियर शुरू किया, अगर आप इसे करियर कहें तो। और बाय द टाइम 93 94 आते आते वो हमारे पूर्वांचल का और फिर बहुत जल्दी पूरे प्रदेश का और पूरे नॉर्थ इंडिया का, विद इन 4 5 6 ईयर्स जो है वो पूरे नॉर्थ इंडिया का सबसे ड्रेडेड नाम बन चुका था। और 96 के आसपास जो है उसने वो राजनीति में कदम रखा। पहले एक चुनाव हारे और उसके बाद मऊ से जो है पिछले 5 सत्र से लगातार विधायक बन रहे हैं, चाहे अपनी पार्टी से, खुद की पार्टी से लड़े, चाहे किसी अन्य पार्टी से लड़े, चाहे निर्दल लड़े। मतलब उनकी अपनी जो कौम है, अपना उनका एक वोटर वर्ग है जो कि उनको मसीहा मानता है, रॉबिनहुड मानता है, वो उनको एक छत्र वोट देता है, एक मुश्त वोट देता है। तो इस आदमी ने देखते देखते चंद सालों में इतना बड़ा एक टेरर पैदा किया यूपी में। इसकी मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, एकदम ट्रू स्टोरी है और मुझे मेरे एक डॉक्टर दोस्त ने सुनाई थी। और ये घटना उनके एकदम खास, उनके बैचमेट एक डॉक्टर के साथ बीती। हुआ कि एक हिसाब डॉक्टर साहब ने पूर्वांचल के किसी जिले में एक क्लिनिक खोला, छोटा सा अस्पताल। अब कोई बहुत बड़े धन्ना सेठ थे नहीं डॉक्टर साहब, किसी तरह एक आजकल के जो नए डॉक्टर्स होते हैं ना, ये छोटे छोटे घर जिसमें 2 3 4 कमरे हों, या हो तो बहुत हुआ तो एक डबल स्टोरी मकान किसी कॉलोनी में किराए पे ले लिया, या अपना जो घर है जिसमें रहते हैं चाहे वो किराए का हो, उसी के 2 कमरों में एक छोटा सा अस्पताल चलाने लग गए। एक ठीक ठाक सी ओपीडी चला ली और उसमें अगर 2 3 कमरे भी हैं तो 5 10 7 5 7 बेड का हॉस्पिटल बना लिया। अगर सर्जन है तो एक छोटे से कमरे में उसी में ओटी बना लिया। मतलब इस तरीके से एक छोटा सा अस्पताल बना लेते हैं और काम चलाने लगते हैं। तो वो डॉक्टर साहब ने भी इसी तरह छोटा सा किसी तरह एक अस्पताल बना लिया। अच्छा, डॉक्टर साहब लोगों का एक और काम हो गया आजकल, इनको तो मैं सरेआम जो है क्या क्या कहता हूँ, इनकी कमीशन खोरी पे। मैंने कहा भैया, इनका एक रूप तो है कि ये प्राणदाता हैं, ये है ना भगवान का रूप है। जब ये किसी की जान बचाने वाले रोल में होते हैं तो ये भगवान का रूप होते हैं, पर जब ये उतारने पे आ जाते हैं आदमी की खाल, तब ये जल्लाद से भी ज़्यादा बुरे हो जाते हैं। खैर, इस इस पे फिर कभी बनाएंगे। तो मेरा एक बड़ा फेवरेट शगल रहा है कि मैं डॉक्टर साहब लोगों को, जो जो ये कमीशन खो डॉक्टर साहब होते हैं, तो इनको बहुत कायदे से मैं लथेरता हूँ। तो सर, डॉक्टर साहब का एक और था कि आजकल डॉक्टर साहब जो है पैथोलॉजी भी अपनी, तो मेडिकल स्टोर भी अपना, तो हर चीज़ अपनी, हर चीज़ में कमीशन। तो साहब उन डॉक्टर साहब ने क्या किया कि अपना खुद का एक पैथोलॉजी सेंटर भी साथ में चलाने लग गए। तो उसके लिए उन्होंने एक मशीन खरीदी, शायद वो जहाँ तक मुझे याद आता है ये अल्ट्रासाउंड वाली मशीन नहीं होती, ये थी बड़ी मॉडर्न वाली, एकदम लेटेस्ट आई थी और बड़ी महंगी थी, कई लाख रुपए की वो मशीन थी। तो उन्होंने साहब लखनऊ की एक फर्म से वो मशीन खरीदी और उसको अपने अस्पताल में चलाने लग गए। और आते ही वो मशीन जो है कुछ गड़बड़ करने लग गई। तो जब गड़बड़ करने लग गई तो डॉक्टर साहब ने उस कंपनी से, उस फर्म से, लखनऊ की उस फर्म से संपर्क किया और उन्होंने उसकी सर्विस नहीं दी प्रॉपरली। और अंत में साहब
डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और कंपनी को मेल डाल डाल के लिख लिख के, और उस दुकान से कहाँ गया भैया, ये कहाँ चले गए यार, ये एक तो बहुत बड़ी समस्या है मेरे जीवन में, इसका कोई हल करो यार। अब कहाँ गए, अब पता नहीं। हाँ अब दिख रहे हैं। तो साहब एक भाई ने कहा कि इसको डॉक्टर टेप से चिपका लिया। मैं असल में कोशिश ये करता हूँ ना कि हर वीडियो के पे ये जैकेट चेंज करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा रंग बदल जाए, तो उसमें ये अब करेंगे, इसकी भी कुछ व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। तो साहब डॉक्टर साहब परेशान हो गए अंत में कि यार ये मशीन ना तो काम कर रही है, ना इस कंपनी इसको सर्विस करके दे रही है, और मेरी इतनी औकात नहीं है कि अब मैं नई मशीन लूँ, क्या करूँ। तो उन दिनों मुख्तार अंसारी लखनऊ जेल में बंद थे। तो ऐसे ही 2-3 डॉक्टरों के बीच बात चली, तो उन्होंने बोला यार आप एक काम करो, आप मुख्तार अंसारी से फ़ोन करा दो। बोले यार वो उस क्रिमिनल को हम जानते ही नहीं, हम उस तक कैसे पहुँचे? बोले कुछ नहीं पहुँचने का है, वो लखनऊ जेल में है, उसके पास जाओ, जेल पे पर्ची दो। बोले यार जेल में मैं क्रिमिनल से मिलने जाऊँगा? बोला अबे जाओ यार, तुम्हारा काम फँसा है, जाओ। तो बोले यार मुझे कौन मिलने देगा? उसने बोला अरे बे तुम जाओ तो सही जेल, जेल के तुम गेट पे जाओ और एक बार ज़ोर से बोलो कि मुझे भाईजान से मिलना है। फिर उसके बाद तुम, कहते हैं मेरा कोई परिचय नहीं, कोई दोस्ती मित्र रिश्तेदारी, कोई उनको फोन करे, कोई उनको चिट्ठी ले। बोला तो वो जो डॉक्टर साहब थे वो बड़े अनुभवी थे, पुराने डॉक्टर थे। तो उन्होंने उस नए डॉक्टर से कहा कि अबे मैं कह रहा हूं तुम जाओ तो सही। बोला क्या करना होगा? बोले जाओ लखनऊ, जाओ लखनऊ जेल के गेट पे जाके बोलो कि मुझे भाईजान से मिलना है, बस सिर्फ इतना कहना, आगे सब काम अपने आप हो जाएगा। तो साहब वो डॉक्टर साहब ने बताया कि हम बड़ा डरते डरते जो है लखनऊ जेल के गेट पे पहुंचे, और हमने गेट कीपर से कहा कि भाईजान से मिलना है। तो मतलब एकदम वो गेट कीपर जो एकदम जो गार्ड था वो बिछ गया, अरे आइए 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 आइए, तुरंत गेट का दरवाजा खुल गया। कोई एंट्री नहीं, कोई मतलब फॉर्मेलिटी नहीं, सिर्फ उन्होंने मुझे प्रॉपरली चेक किया कि मैं कोई हथियार इत्यादि तो नहीं लेके आया हूं, और सब चेक करके मुझे एक 2-3 फाटक और पार करके एक ऐसी जगह पहुंचा दिया गया जहां भाईजान का दरबार पहले से लगा हुआ था, और वो एक बहुत बड़ी सिंहासन नुमा कुर्सी पे, वो रिसेप्शन में आजकल दूल्हा दुल्हन के लिए शादियों में जो कुर्सी नहीं रखी रहती बड़ी सी, वैसी एक कुर्सी पे भाईजान जो है बैठे हुए थे। उनके अगल बगल उनके 2-4 ठो चेला चप्पड़ खड़े थे, और 10-20 फरियादी लोग जो है सामने कुर्सी डाल के बैठे हुए थे। तो जाते ही मुझसे किसी ने कुछ नहीं पूछा कि मैं कौन हूं, क्या हूं, कहां से आया हूं, क्या काम है। सबसे पहले तो मुझे था बर्फी खिला के, शानदार बर्फी खिला के पानी पिला गया है। पूर्वांचल की एक परंपरा है कि कभी भी प्लेन वाटर नहीं सर्व किया जाता किसी को भी, तो हमेशा गुड़, गुड़ नहीं तो चीनी ही खिला देंगे। पार्ले जी का एक बिस्किट, गरीब आदमी के आप घर जाएंगे तो वो आपको सिर्फ पार्ले जी का एक बिस्किट खिला के पानी पिलाएगा। ये पूर्वांचल की एक परंपरा है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो लोग पूर्वांचल के नहीं उनके लिए, कि पूर्वांचल में कभी भी किसी को प्लेन वाटर, सूखा पानी नहीं पिलाया जाता। खैर, तो अब बर्फी खिला के पानी पिलाया। फिर एक उनका चेला चप्पड़ ने धीरे से पूछा कौन है आप, कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने बोला कि हम फलाने डॉक्टर हैं, फलानी जगह हमारा क्लिनिक है, और ये हमारा नाम है, और ये हमारा पता है, और ये हमारा फ़ोन नंबर है। वो सब उसने एक डायरी में नोट कर लिया। उस चेला चप्पड़ ने ये नहीं पूछा कि क्या काम है आपको। तो भाईजान जो है एक-एक फरियादी को निपटाते जा रहे थे। बाकायदा दरबार लगा हुआ था। एक के बाद एक फरियादी जो है नंबर आता था, तो फरियादी अपनी बात कहता था, और जैसे बात करता था तो भाईजान तुरंत 1 सेकंड में कार्रवाई करते थे। वो कार्रवाई क्या करते हैं मैं भी आगे बताता हूँ आपको। सब मेरा नंबर आया, तो मैंने बताया कि साहब ऐसी-ऐसी बात है, और मैंने ऐसे वो मशीन ली है, पर वो कंपनी वाले जो है बिल्कुल और कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं, और मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा साहब, मैं तो किसी लायक नहीं बचूँगा। नंबर लिखाइए। तो साहब हमने उस कंपनी का नंबर, डॉक्टर साहब ने जो है उस जो दुकान जिस फर्म से लिया था वो अल्ट्रासोनोग्राफी वाली मशीन, उसका नाम और नंबर हमने लिखा दिया। तुरंत भाईजान का जो चेला चप्पड़ बगल में खड़ा था
उसने फ़ोन लगाया, मतलब फ़ोन अलाउड नहीं होता, पर भाईजान की सल्तनत तो सब पूरी फ़ोन जेल से चलती है, तो फ़ोन वान सब सब चीज़ उपलब्ध रहती है। भाई का ये रसूख होता है भाईजान का, और भाईजान का रसूख क्या क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा इसी एपिसोड में। तो साहब भाईजान ने तुरंत वो जो है उनके चेले ने फ़ोन लगाया, जब हेलो हो गई कि हेलो हाँ, कि ये भाईजान ज़रा आपसे बात करेंगे। बोला कौन भाईजान? बोला मुख्तार अंसारी साहब। तो इतना बोल के उसने भाईजान को फ़ोन पकड़ा दिया, और भाईजान ने, डॉक्टर साहब ने ये बताया कि भाईजान ने बहुत ही प्रेम से, बहुत ही अदब से, बहुत ही रिस्पेक्टफुली उस व्यक्ति से बात की। बोले अरे यार, हमारे देखिए ये डॉक्टर साहब आए हैं, हमारे बहुत अजीज हैं, हमारे बहुत ख़ास मित्र हैं ये, और यार इनको क्यों परेशान करते हो, ये कितने शरीफ आदमी है, ये तो गरीबों की सेवा कर रहे हैं, क्यों इनको परेशान करते हो भाई? अरे यार, इनकी मशीन ठीक करके दो, ठीक है ना? अच्छा, और हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताना। सब इतना कह के भाईजान ने फोन काट दिया। हमने हाथ जोड़ के कहा सर और कुछ सेवा? उन्होंने कहा नहीं नहीं बस अब ठीक है, अब जाइए आप, आपका काम हो जाएगा। मैंने बोला सर कोई सेवा? बोले नहीं नहीं हो गया, बस जाइए। अब साहब हम अभी जेल में ही थे, मतलब जेल से बाहर ही निकले थे, तो उस कंपनी का फोन आया, उस फर्म का। अरे सर आप, अरे सर आप तो नाराज हो गए सर, हम तो आपका काम कर ही रहे थे, अरे सर आपको भाईजान तक जाने की क्या जरूरत थी, आइए सर आइए, प्लीज आइए। कहाँ है? लखनऊ में। हाँ। डॉक्टर साहब बताते हैं कि मैं गाड़ी लेके उस फर्म में जब दोबारा पहुंचा हूं, तो भाई मतलब वो जो फर्म वाले थे वो नई मशीन एकदम ब्रांड न्यू लेके बस तैयार बैठे थे, और जब मैं वहां पहुंचा हूं तो बस उन्होंने मुझे फूल माला डाल के स्वागत नहीं किया, पर वो पूरी कंपनी जो है बिछ गई था मेरे चरणों में। और उन्होंने बोला कि सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारी गाड़ी जाएगी, ये नई मशीन आपकी कंपनी में इंस्टॉल करके आएगी आपके क्लिनिक में, और पुरानी वाली को हम देख लेंगे। और साहब 1 मिनट में, एक फोन में, जिस चीज के लिए मैं कई महीनों से दौड़ रहा था, वो 1 सेकंड में एक फोन में सॉल्व हो गई। तब इतनी भयानक दहशत थी, मतलब गाजीपुर का माफिया लखनऊ में बैठ के लखनऊ के एक दुकानदार को फोन कर रहा है, और वो दुकानदार का पूरा स्टाफ जो है ना हिल गया, और 1 सेकंड में नई मशीन पकड़ा दी। अब ये दहशत थी मुख्तार अंसारी की, एंड इट्स द ट्रू स्टोरी। या तो मैंने आपको एक कहानी सुनाई ना, ऐसी कम से कम 1 लाख कहानियां होंगी पिछले 20 सालों में कि मुख्तार अंसारी। अच्छा, हर जगह तो मुख्तार अंसारी को फोन भी नहीं खुद करना पड़ता, कोई उनके यहाँ से फोन आ जाएगा, फलाने बोले थे, फलाने बोल रहे हैं, भाईजान के यहाँ से बोल रहे हैं, मोहम्मदाबाद से बोल रहे हैं, मुख्तार अंसारी साहब ने ये कहा है। तो कैसा भी कोई काम हो साहब, कोई सामाजिक डिस्प्यूट हो, कोई पारिवारिक डिस्प्यूट हो, कोई व्यापारिक डिस्प्यूट हो, किसी भी किस्म का कोई झगड़ा है, कोई विवाद है, मुख्तार अंसारी का फोन आ गया, मसला तुरंत 1 मिनट में खत्म। कोई बहुत बड़ा मैटर होगा तो बहुत होगा, तो बहुत ज्यादा होगा तो दोनों पार्टी जाके, मुख्तार अंसारी ने चूंकि फोन किया है तो उनके यहाँ जाके बैठ के पंचायत कर लेंगी, मुख्तार अंसारी सुनेंगे। और अच्छा, ये तो सब लखनऊ तक की बात थी। मेरठ के एक डॉक्टर साहब थे, वो मुसलमान थे, अनदर वेरी ट्रू स्टोरी। मेरठ के, उनको वहां का कोई स्थानीय गुंडा, कोई लोकल परेशान कर रहा था, और उनसे रंगदारी मांगने की कोशिश कर रहा था। पश्चिम की भी माफियागिरी बहुत जबरदस्त है ना। तो अब उन्होंने कहा है कि यार अब हम इनसे कैसे बचें। तो उनको भी किसी डॉक्टर ने ही सलाह दी कि अरे भाईजान को के पास जाओ। अब भाईजान थे उन दोनों गाजीपुर जेल में, तो इस डॉक्टर ने कहीं से नंबर लेकर उनको फोन किया, जो कि उनका किसी चेला चप्पड़ ने उठाया, और चेले ने फिर उनको बात बताई, और 10 मिनट बाद मुख्तार अंसारी ने खुद मेरठ के इस डॉक्टर को फोन किया कि जी डॉक्टर साहब, अरे हम आपके छोटे भाई हैं, ये वो।
बताइए क्या बात है? बोला साहब ऐसी ऐसी बात है। बोले बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं उसको फ़ोन कर दूंगा, वो तो बहुत अच्छा लड़का है। और वो भाईजान ने उसको फ़ोन कर दिया उस रंगदारी मांगने वाले को, और उसके बाद फिर कभी किसी ने उस डॉक्टर से रंगदारी नहीं मांगी। ये तो बड़ा चर्चित किस्सा है, ये इंडिया टुडे में भी एक बार छपा था ये किस्सा, मेरठ के उस डॉक्टर का। अच्छा, तब आपको मेरे ये किस्से सुन के लग रहा होगा यार ये तो बड़े शरीफ लोग हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं, बहुत बहुत शानदार लोग हैं यार, लोगों पब्लिक की बहुत मदद करते हैं। हाँ, प्रथम दृष्टया तो अच्छा, रॉबिन हुड का पूरा कैरेक्टर क्या है? यही ना है कि मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करना। तो भाईजान तो मुसीबत में फंसे लोगों की बहुत मदद करते हैं। पर उसके बाद क्या हुआ वो आपको याद होगा कि भाईजान के चेला चप्पड़ ने जो है नाम नंबर नोट किया था ना डॉक्टर साहब का। तो चंद सालों बाद, कुछ महीनों बाद भाईजान चुनाव लड़े। चुनाव भाईजान मऊ से लड़ते हैं। कभी कभी सांसदी लड़नी होती है तो बनारस गाजीपुर से भी लड़ लेते हैं। बनारस से सांसदी लड़े थे जब उन्होंने हराया था मुरली मनोहर जोशी जी ने। इस बार भी लड़े थे इससे पहले। तो जब फिर चुनाव आया तो उस चेले का ही फोन आया, हेलो डॉक्टर साहब, हाँ क्या हाल है? अरे ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? उसके बाद फलाने बोल रहे हैं, भाईजान के यहाँ से बोल रहे हैं, अरे भाईजान आपको बहुत याद करते हैं। अब डॉक्टर साहब गदगद, अरे और भाईजान के यहाँ से फोन आ गया कि अरे जरा चुनाव है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा। अरे आप लोगों की सेवा के लिए ही चुनाव लड़ते हैं, आप लोगों की सेवा से ही, सेवा आप लोगों के सहयोग से ही, आप ही लोगों की आशीर्वाद से ही हम चुनाव लड़ते हैं। बस ये एक इशारा था। अब डॉक्टर साहब फिर घबराए कि भैया अब क्या करें, अब क्या करें, अब कितना दें? तो फिर वही पुराने जो बुजुर्ग वाले डॉक्टर साहब थे उनको फोन किए, अरे भैया वो वहां से तो फाटक से तो फोन आ गया। हाँ क्या हुआ? अरे भाईजान चुनाव लड़ रहे हैं। तो बोले अरे कुछ नहीं यार, चलो भेज दो, लाख रुपया भेज दो। तो फिर सब डॉक्टर साहब ने जो है 1 लाख रुपया जो है चुनावी खर्च में सहयोग दिया, और बड़े प्रेम से मांगा उन्होंने। तो सब ऑल दी सर्विसेज आर नॉट फॉर फ्री। हालांकि कुछ मैंने सुना है कि कुछ आम आदमी, सामान्य आदमी की भी मुख्तार अंसारी ऐसे ही मदद करते हैं, करते रहे हैं। पर उनकी जो रॉबिन हुड वाली छवि है ना, वो फर्जी छवि है और गढ़ी गई है। उसका मैं प्रत्यक्ष उदाहरण, प्रत्यक्ष अपने साथ बीता हुआ एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक जमाना था कि जब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में रेसलिंग कोच की जॉब करता था, तो मेरी पोस्टिंग थी गाजीपुर में। तो गाजीपुर भाई अब स्थानीय क्षेत्र हो गया ना, तो एक कोई हॉकी टूर्नामेंट था जिसमें अफजाल अंसारी साहब को चीफ गेस्ट बनाया गया था। तो वो आए और फिर उन्होंने बहुत लंबी लंबी डींग हाँकी, और वो बहुत मतलब यहाँ देश में खेलों का पतन हो गया है, गाजीपुर का तो एकदम में सत्यानाश हो गया है, यहाँ कभी ऐसी हॉकी होती थी, यहाँ इतना जबरदस्त क्रिकेट होता था, आजकल कोनो क्रिकेट नहीं खेलता है, हम लोग के ज़माने में हम लोग छक्का मार देते थे, बॉल चांद पे चली जाती थी, या वह बहुत लंबी लंबी उन्होंने भाषण दिया करता। वो हम तो होस्ट थे तब, बीइंग अ कोच, हमारे स्टेडियम में टूर्नामेंट हो रहा था, तो मुख्तार अंसारी तो नहीं थे, अफजाल अंसारी आए थे, और पूरे अपने लाव लश्कर के साथ, वो भी 10-20-50 नाल बंदूक के साथ ही चलते हैं। तो जब वो चले गए तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे, तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर थे वो वहाँ पश्चिम साइड के ही एक कोच थे, वो डीएसओ थे, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर। उन्होंने बताया कि अरे साले लंबी लंबी छोड़ते हैं, एक को काम के नहीं है, फलाने वो इतने साल पहले मुख्तार अंसारी जो है इसी गाजीपुर में आया था, तो उस बार हम लोगों ने इनसे रिक्वेस्ट किया कि सर हॉकी में यहाँ बहुत गरीब अच्छा गोरा बाजार स्टेडियम में आसपास सब मुसलमानों की बस्ती, और बहुत वाकई बहुत गरीब मुसलमानों के बच्चे वहाँ आके हॉकी खेलते हैं, और चूंकि एक हॉकी का सेंटर है, उनको कोई काम धाम तो है नहीं, है मदरसे गए तो नहीं गए, तो वहां पर सारा दिन हॉकी खेलते थे। अब जहां सारा दिन 150 बच्चे हॉकी खेल रहे हैं बिना कोच काच के, ऐसे ही खेल रहे हैं, तो उसी में से एक आध तो अच्छा निकल जाता है, इसलिए गोरा बाजार से ठीक ठाक हॉकी के प्लेयर निकलते रहते थे बीच बीच में। अब तो शायद खत्म हो गया वो भी माहौल।
तो कहते हैं हमने साहब वो उन सभी गरीब बच्चों का एक दिन डिस्प्ले किया उनके सामने। मुख्तार अंसारी खुद आए थे स्टेडियम में और उनसे बोला गया था कि सर, तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, इनको सब बच्चों को 50 हॉकी, 50 जूता, 50 बॉल, हाई हाउ दुनिया भर का वादा करने लगे। एक को आज तक डंडा तक नहीं आया, जबकि मुख्तार अंसारी को कुछ नहीं करना था। मुख्तार अंसारी को अपने किसी इसी प्रकार किसी उपकृत डॉक्टर को खाली फोन कर देना था कि हे डॉक्टर सुनते हो फलाने, जरा फलाने गोरा बाजार स्टेडियम में 50 हॉकी खरीद के भिजवा दो। तो किसी व्यक्ति की गाजीपुर में इतने औकात नहीं थी कि उनकी बात को टाल देता, पर मुख्तार अंसारी ने उन खिलाड़ियों के ऊपर कुछ नहीं, सिर्फ हाँ मंच से वादा करके चले गए। एक को हॉकी गौरा बाजार स्टेडियम में नहीं आई थी, ये मुझे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर ने बताया था। पर कहानियां उनके आज हो सकता है अपने मोहल्ले में अपने उसमें कुछ गरीब लड़कियों की शादी वादी करवा दी हो, थोड़ा बहुत हर माफिया जो है थोड़ा बहुत 2-4-10 लोगों का थोड़ा सा उनको अपना एक सोशल फेस भी बनाना होता है ना, पॉलिटिक्स करनी है आजकल तो हर माफिया पॉलिटिक्स में है। परंतु जितना करोड़ों अरबों रुपया इन लोगों ने कमाया है उसकी तुलना में इनकी जो सो कॉल्ड रॉबिन हुडी समाज सेवा है ना, वो बिल्कुल जीरो है। इन लोगों ने कितनी गरीब लड़कियों की शादियां कराई या कितने गरीब लोगों की मदद की, ये तो हम नहीं जानते। पर हम इतना जानते हैं कि इनकी वजह से पूर्वांचल में हजारों घर बर्बाद हो गए, हजारों बच्चे बर्बाद हो गए, सैकड़ों लोग इनके कारण कुत्ते की मौत मारे गए। वो लोग जो इनको भाईजान 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 कहते नहीं थकते थे, उनकी लाशें लावारिस सड़कों के किनारे मिली और इन्होंने एक पूरी पीढ़ी को ये अपने रॉबिन हुड छवि के कारण बर्बाद कर दिया। और पूर्वांचल को और खास तौर पे इनकी अपनी खुद की कम्युनिटी को बर्बाद करने में इस व्यक्ति का इतना बड़ा योगदान है कि इतना शायद यूपी में किसी ने बर्बाद नहीं किया होगा जितना इस अकेले आदमी ने बर्बाद किया है। और कितने लोगों की हत्या इसने खुद की या कराई, इसका कोई हिसाब नहीं है। तो बहुत से लोगों ने कहा कि आप मुख्तार अंसारी की ये जो कहानी सुना रहे हैं, मैंने कहा मैं हमेशा एक अपनी स्टोरी को इस नोट पे एंड करता हूं कि इन तमाम कहानियों के बाद इनका जो काला स्याह चेहरा है ना, जो इनकी काली करतूतें हैं और इनके जो काले चेहरे हैं जो कि एक नकाब के नीचे ढके हुए हैं, जब इनका नकाब उतरता है या उतरेगा तो उसके नीचे तो एक बहुत ही घिनौनी शक्ल सामने आएगी। ऐसे लोग कभी भी सोसाइटी का रोल मॉडल नहीं हो सकते। रोल मॉडल हमेशा हमारे यूथ के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ही रहने चाहिए। रोल मॉडल तेजू भैया होने चाहिए करमपुर वाले, जिनकी वजह से आज 600 घरों के चूल्हे जल रहे हैं, 600 परिवार, 600 बच्चे उनकी वजह से स्पोर्ट्स करके आज इज्जत की रोटी खा रहे हैं। तो हमारे रोल मॉडल तेजू भैया जैसे लोग ही होने चाहिए, तेज बहादुर सिंह जी करमपुर, न कि मुख्तार अंसारी जैसे लोग। बहुत जल्दी ये इस कहानी में किसी अगले एपिसोड में किसी अगले किस्से के साथ फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।